ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और वही लोग जब संजय दत्त साहब मुझे लेकर गए मिलवाने उन लोगों से, तो उनका रवैया ही चेंज हो गया। अरे यार तुम कहाँ थे? मैं थे मतलब सर आपको 2 महीने पहले मिलके गया था, आपने आपको सीडी भी दी थी। अच्छा आए थे, ओके। तो ये रवैया था कई लोगों का। बहुत इजी एक पॉडकास्ट पे बैठ के कह देना कि आप मोह माया से दूर रहिए, और उसके बाद फिर आप शैनेल यूज़ कर रहे हैं और आप खुद ही रेंज रोवर्स में घूम रहे हैं और हल्की सी खिड़की खोल के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्यों अपनी इच्छाओं को मारूं जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग इट? आजकल क्या है, चावल बेचने वाले, किराने वाले, ठेके वाले लोग, वो लोग भी आ गए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में। Like I like to move it. I like to move it. उसी को हिंदी में हमने क्या, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। गलती उस मैनेजमेंट की है जिन्होंने ये समझा कि कोल्ड प्ले के साथ जसलीन को गाना चाहिए, ओपन करना चाहिए शो। ये गलती उनकी है। ये तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हेड्स हैं, वो लोग बैठ के बोल देते हैं 80 घंटा काम करो, 90 घंटा काम करो, पे करो ना उतना। और वही जो बदतमीजियाँ कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। What's the big credit in that? Some singer said this. बस याद साथ है तेरी याद साथ है। वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत मज़ा आया और मतलब बहुत एक्साइटिंग है कि आपके साथ बात करने को बड़ा मन था। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं आरशीन, जो कंपोज़र हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने आपके बारे में ज़िक्र किया था। उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे है, तो आप उनके पास जाइए, उनका शो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ, आप उनसे पूछिए, अगर वो इस लाइक मुझे समझते हैं तो डेफिनेटली आई लव टू बी इन दैट शो। इट इज अ प्लेजर एनी डे। थैंक यू। मतलब यू हैव अ सोलफुल वॉइस एंड गायकी की तो हम बात करेंगे, बट जो भी मुझे पता चला कि आप जो मिमिक्री करते हैं, बच्चन साहब की जो आवाज़ में भी अपने कुछ चीज़ें सुनाई, तो वहीं से शुरुआत करते हैं सर। वो आप ये मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली का जो सीन है जो मैंने किया था। इस पर्टिकुलर फिल्म को मैंने पूरा डब किया था। उस टाइम पे अमित जी वॉज वेरी सिक, उनकी कुछ सर्जरी हुई थी, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं गया था सेंसर कॉपी करने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि बिफोर यू सेंड द मूवी टू सेंसर, यू कैंट सेंड इट इन अ पायलट वॉइस। जो पायलट शूटिंग की जो आवाज़ होती है वो सब चीज़ों के साथ नहीं भेजते, तो उसको डब करके, हम जैसे आर्टिस्ट होते हैं जो डबिंग करते थे, तो उनके आवाज़ में डब करके भेज देते हैं। तो इट शुड बी अ लिटिल क्लोजर टू व्हाट मिस्टर बच्चन इज़ डिलीवरिंग। तो जब मैं डब कर रहा था वहाँ पे, तो उनको बड़ा लगा यार कि, तो देयर इज़ दिस गाय जो डॉल्बी में था उस टाइम पे, डॉल्बी, हिज नेम इज़ लेज़ली। तो उनको बुला के सुनाया है कि उनको भेजा कि ये ऑडियो है, जस्ट हियर इट आउट। हम कर तो सेंसर कॉपी रहे हैं, लेकिन ये सुनो इनको ज़रा। तो ही सेड कि तो मिस्टर बच्चन का ही वॉइस भेज दिया तुम लोगों ने मेरे को। ही सेड दैट कि हाँ, ही सेड दैट, वो पहचान नहीं पहचान पाए। तो कहते हैं नहीं, देयर इज़ अ गाय कॉल्ड कृष्णा हु इज़ डूइंग इट, आप एक बार। कहता आर यू क्रेजी? कहता है कम एंड सी ना, ही इज़ डबिंग। तो ये देवानंद साहब का एक स्टूडियो है बैंड्रा में, वहाँ पे हम लोग कर रहे थे इसको डब। तो लेज़ली केम टू सी एक्चुअली कि सच में हो रहा है क्या। तो इट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड देन उन्होंने अप्रूवल लेने के लिए बच्चन साहब को भेजा। उन्होंने सुना, अप्रूव किया। मेरे लिए तो सबसे बड़ी जीत वही थी कि उन्होंने अप्रूव किया कि चलो करने दो इनको। और मैं समझता हूँ जो भी बोला होगा उन्होंने, आई फील कि ऐसा ही बोला होगा। तो उसी में से एक झलक कुछ सुनाएंगे, उसी जो आपने डब किया था। मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिस्टर बच्चन जो एक थे पहले, जब उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एज एन एक्टर, तो पहले वो थे, अरे भैया ये पान, ये ये कुत्ता मुझे काटे, और इस तरह के डिलीवरी होती थी डायलॉग्स की, और बड़ी कॉमिक और बहुत ही
अब जो है मिस्टर बच्चन एज के हिसाब से काफ़ी उन्होंने एक्टिंग में काफ़ी अपनी सीरियसनेस यू नो वैसे कैरेक्टर्स किए हैं और उस तरह के उन्होंने आई थिंक सूर्यवंशम वाज द लास्ट फिल्म मैंने देखा, उसके बाद उन्होंने मतलब क्लीन शेव तो नहीं रहे उसके बाद, तो ऑलमोस्ट हम जो अभी देख रहे हैं उस तरह से ही रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस और सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं, तो वैसे ही उन्होंने वॉइस को वर्क किया। और He changed his aura, तो या accordingly voice हाँ also कम्प्लीटली, changed. और तो खैर उनका अभी भी वही तेज है उनके बात करने में, आप उनके सामने बैठो या उनसे बात करो या उनसे मिलो, इट्स ग्रेट। तो मैंने क्या किया, मैंने सुना, क्योंकि देखिए जब 2000 में मुंबई आया तो उस टाइम म्यूज़िक के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड साउंड एंड विजन इन मुंबई जो डबिंग्स करते हैं, वार्नर ब्रदर्स, वॉल्ट डिज्नी, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हमने बहुत सारे किए, श्रेक, मैडागास्कर, शार्क टेल, ऑल दिस मूवीज You've done for these. सम कैरेक्टर्स। Okay. Like I like to move it, move it. I like to move it, move it. वो एक कैरेक्टर था इस तरह के, जैसे उसी को हिंदी में हमने क्या, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। वो जो किंग जूलियन का कैरेक्टर था Yes. मैडागास्कर में, वो हमने किया। ऐसे बहुत सारे फिल्में की हैं, शार्क टेल, शार्क, अपना श्रेक, और बहुत सारे किए हमने। तो उसी दौरान मुझे कॉल आया कि मैं बच्चन साहब के लिए सेंसर कॉपी करूं, मैंने किया वो, और अभी मैंने रियलाइज़ किया कि हिज पायलट इज़ एज गुड एज द फाइनल वॉइस, बट पायलट की वजह से वो क्या करते हैं कि दोबारा से डब करना पड़ता है, तो अमित जी आके डब करते हैं। तो मैं तो गया था सेंसर कॉपी करने, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा अभी तो बीमार हैं और फिल्म रिलीज़ करनी है, और केशू राम से अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे उस फिल्म में, एंड राजकुमार संतोषी जी ने डायरेक्ट किया था। तो बुलाया, मैंने किए कुछ लाइंस, बोल रहा नडे कहाँ चलना है, यहाँ बाहर, कहाँ करेगा मेरा एनकाउंटर नडे। मैं भी ना आंख बंद करके सुनता हाँ, हूँ। तो ये जब आप माइक पर बोलते हैं तो मैंने ये चीज़ नोट की कि अमित जी को अगर करना है डब, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, जितना उन्होंने किया अगर आप उतना भी अचीव कर पाए। आई थिंक बच्चन साहब की सभी जो मिमिक्री थोड़ी ओवर कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मिमिक्री इज अ डिफरेंट थिंग, यहाँ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डबिंग द कैरेक्टर इन द फिल्म, अच्छा, इट्स सो डिफरेंट। इट्स नॉट मिमिक्री, सो मिमिक्री इट इज इज वॉइस डबिंग। ओके। मिमिक्री क्या है कि आप किसी भी को भी कैरिकेचर, अब जैसे गुलशन ग्रोवर साहब है, अरे मैं आपके शो में आया हूँ, बैठा हूँ, बड़ा मजा आया, पर गुलशन ग्रोवर रियल में ऐसे नहीं बात करते होंगे हर चीज़ में, अरे चाय लाओ, अरे मैं लेट हो रहा हूँ, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो वो कैरिकेचर बना देते हैं हम लोग मिमिक्री में कि हाँ, फिर लोगों को ऐसे ही आती है, हम देखते हैं, समझते हैं कि हाँ यार ऐसे करते हैं। अब शक्ति कपूर साहब है, अब वो हर चीज़ में आओ नहीं बोलते होंगे ना, तो सिमिलरली या सचिन जी हर चीज़ आयला, हर चीज़ में आयला नहीं बोलेंगे वो। तो ये कैरेक्टर, जब आप एक फिल्म में किसी कैरेक्टर को करते हैं तो आपको कंप्लीटली वो चीज़ को पहले शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक मेंटेन करना है। तो इन लोगों ने क्या किया, सिंस द फिल्म वॉज ऑन रिलीज, बड़े बड़े स्टार थे इसमें, अक्षय कुमार जी भी थे, और केशुराम से ने अपने बेटे को लॉन्च किया वो थे, अमित जी थे, सुशांत सिंह वॉज ऑल्सो देयर, नॉट राजपूत, सुशांत सिंह करके एक और एक्टर है, यस यस यस, वो भी थे, वो इनके बेटे बने हुए थे। तो ये सीन था, बहुत ही जो इंटेंस सीन सावधान पुलिस इंडिया में स्टेशन आई का। हाँ थिंक जी, आते हाँ थे। करेक्ट। तो ये सारे एक्टर्स थे। तो फिर मैंने समझा कि अभी जो बच्चन साहब को अगर करना है तो गला, लिप्स और नाक, इन 3 चीज़ों का यूज़ करना है। मैं यहाँ, तू वहाँ, बोल कहाँ करेगा, दिस इज़ हाउ। तो वो जब करते हैं तो बड़े बड़े माइक्स लगते हैं उनके लिए, और वो करते हैं, तो सेम माइक मेरे लिए भी यूज़ हुआ, मैंने किया। तो सक्सेस यही है कि उनको पसंद आया, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि फाइनल वॉइस फॉर अ फिल्म आई डिड, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का और अमित जी का कि उन्होंने भाई ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा कि दिस इज अ टैलेंट, लाइक बता नहीं सकते आप ना, यू कैन नॉट टेल पीपल दैट द अमित जीज वॉइस इज नॉट अमित जीज वॉइस इन द फिल्म, तो फिल्म कोई देखेगा नहीं। इट वॉज एज क्लोज। तो कई शॉट्स में उन्होंने रखा, कई शॉट्स में उन्होंने पायलट भी यूज़ किया जो कि क्लीन पायलट था। इतने साल के बाद तो बात कर सकते हैं, मेंटेन किया। हाँ, इतने साल बाद हम आज बात कर रहे हैं इसके बारे में। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, अब तो एआई आ गया, तो एआई सब कर देता है। तो आपको लगता है कि एआई की वजह से डबिंग का भी थोड़ा सा इंडस्ट्री में इफेक्ट आया है? नहीं, अब क्या होगा देखिए, अब जो चेंजेस है, अभी ये आएगा कि आपकी आवाज़ की कॉपीराइट हो जाएगी। अभी अमित जी किसी को अलाउ नहीं करते अपनी आवाज़ करने के लिए, वी हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम हिम टू डू। पहले लोग कर देते थे। होता क्या है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम सचिन तेंदुलकर की बात करें,
अगर मेरी नॉर्मल वॉइस ऐसी है, या आप सिंह साहब मैं आपके यहाँ पर आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके, तो वो बात अलग है, मेरी आवाज़ मिल सकती है किसी से। लेकिन मैं अगर कहूँ यहाँ पर कि हाय मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ और आपके शो पे आया हूँ, देन इट बिकम्स अ कॉपीराइट इशू बिकॉज यू टेकिंग हिज नेम एंड देन मिमिकिंग हिज वॉइस। तभी लोग नाम थोड़ा इधर उधर करके नाम बोलते नहीं, हैं। नाम यूज़ ही नहीं करते। अरे ये तो उनकी तरह साउंड करे, अरे ये तो उनकी तरह साउंड करे, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट तब है जब आप उनका नाम इस्तेमाल करें और उनकी आवाज़ को फिर वो इम्पर्सोनेट claim कर दें, हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो ये लॉ बन जाएगा अभी आने वाले टाइम में, कॉपीराइट ऑफ वॉइस। आप मेरी आवाज़ कल को तो कोई भी लेके ये शीन साहब बोलेंगे कि चलो कृष्णा अवेलेबल नहीं है, फ़ोन नहीं चक रहा, यदि आवाज़ ਨੂੰ AI करके ना ਆਪਾਂ गाना रिलीज़ कर देंगे। इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट, एंड जो हो नहीं सकता। भाई ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है, मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ है कि जब आप पंजाबी में स्विच मारा आपने, एंड यू आर ओरिजिनली एन ओडिया। I'm an Odia, yes. हाँ जी, आप उड़ीसा से हैं ओरिजिनली, एंड यू कैन सिंग इन 22 लैंग्वेजेस। या मैंने गाए हैं फिल्मों में। हमारे साथ लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, क्योंकि सारे भाषाओं को कंप्लीटली जानना एक लाइफ टाइम में इट इज़ इम्पॉसिबल। बट स्टिल मैंने समझा है, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफ़र रही है, तो वहाँ वहाँ के लैंग्वेज के हर लैंग्वेज का अपना एक एक्सेंट है। जिवें पंजाबी च आपां गल करते हैं, जिवें यू नो वो गाल सुनो वे, उस थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है। हमारे वहाँ पे हॉस्टल में भी रहता है, की गाल औखा की हो गया, ओ कृष्णा ओ सैंकर इधर दे यूज्ड टू टॉक लाइक दैट। तो वो एक्सेंट पकड़ा। तो रिफ्रेश्ड पंजाबी में आप ऐसा नहीं बोलेगा, बोलो कृष्णा जी की हाल ने जी, आओ जी बैठो जी, ये दिस इज़ रिफाइंड पंजाबी। और एक है रॉ पंजाबी, ओ सैंकर हुण आई आले दवाले छत्ती छब्बी, ये जो है ना, ये एक्सेंट्स पकड़ने पड़ते हैं आपको। सिमिलरली व्हेन यू टॉक इन बेंगली, देखो आमी तो एखाने जाबो এই কাজটা করতে ভাবছি কিন্তু জানি না হবে কি না হবে, दैट इज़ हाउ इट, वो चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। आप अगर देखेंगे केरला के बहुत सारे नर्सेज हैं हमारे यहाँ पर, जो हमारे लिए जी जान लगाते हैं, हमारे को इतना प्यार करते हैं और नर्चर करते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहीं भी, आप तो मोस्टली केरला के नर्स है। तो अभी क्या है, जैसे मलयालम लैंग्वेज है, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन इंडिया टू स्पीक, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टर्न्स एंड एवरीथिंग। बट उनका क्या है कि जैसे दे टॉक इन तमिल, सॉरी दे टॉक इन मलयालम, एंड उसी एक्सेंट में इंग्लिश भी बोलते हैं। दैट्स वेरी स्वीट। जैसे आप कभी कहोगे ना कि नर्स को पूछोगे, मैम डॉक्टर का क्या हुआ, डॉक्टर भी आएंगे, तो इट साउंड्स लाइक मलयालम बट इट्स इंग्लिश। मेरे को मालूम नहीं, डॉक्टर भी आएंगे। सो दैट एक्सेंट यू हैव टू कैच, कि वो लोग अपनी लैंग्वेज को किस तरह से बोलते हैं। देन लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स आर देयर हु टेल अस कि आपको इस तरह से ये शब्द को बोलना है, फिर हम उसको बोलते हैं। तो एड फिल्म हो या फिर कोई भी कॉमर्शियल हो, उसके लिए भी सारे लैंग्वेजेस मैं करता हूँ। मैंने पोलियो का, आपने वो सुना होगा ना, ये देखा लापरवाही का नतीजा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। उसके जितने लैंग्वेज थे वो मैंने सारे किए। हिंदी तो बच्चन साहब ने किया था, उसके दूसरे लैंग्वेजेस में मैंने सारे किए। जो पंजाबी में भी हुआ था वो भी? हाँ मैंने किया था। देखा तो सही लापरवाही का नतीजा, वो मेरी आवाज़ है। अच्छा, आज ये रिवील हुआ बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस। यस। तो ये एड फिल्म में सारे वॉइसेस आई थिंक एवरीबॉडी कैन रिलेट, ये तो सभी ने सुना हुआ है। मतलब इट्स अमेजिंग कि, और लाइक फॉर एग्जांपल हम सोनू निगम को शुरू से सुनते आ रहे थे कि सोनू निगम इतनी अच्छी मिमिक्रियाँ, आवाज़ें और निकाल लेते हैं। करेक्ट, हाँ। यू हैव बीन डूइंग इट, एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि आपने डबिंग आपने की हुई है, अपने वॉइस ओवर्स किए हैं। मैं उस टाइम रोजी रोटी के लिए डबिंग की थी। मैं दुबई से आया था, मैं आई वाज एन आरजे विद रेडियो मुल्कोइन। वो वहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमाया, आया मुंबई स्ट्रगल करने के लिए। तो तब मेरे पास कुछ था नहीं, कि सिंगिंग के काम ही नहीं थे मेरे पास। मैंने बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं था। तो फिर उस टाइम पे 3 साल मैंने डबिंग की, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। और ये मेरे अंदर था, सिंस आई वाज एन आरजे। तो मेरे को था कि मैं बीच बीच में कभी कभी बात कर लेता था, कितनी देर रहे आरजे? मैं 3 साल रहा हूँ एक्टिव विद रेडियो मुल्कोन। उस टाइम रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हुआ करते थे। आई वाज अ कैजुअल आर्टिस्ट विद द चैनल, विद द रेडियो स्टेशन। मिस्टर जमाल वाज देयर हु यूज्ड टू ओन दैट FM, एंड
तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस किया। देखो क्या होता है ना, जैसे हम लोग एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे आप और हम करते हैं, उस टाइम पे भी होता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं दिस इज़ कृष्णा बेवरा, आपको वेलकम करता हूँ पॉप सीन में टॉप है कौन इस कार्यक्रम में। और आज हम देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है, वो क्या सुनना चाह रहे हैं। तो हेलो हेलो सर, मैं केरला से हूँ सर। मेरे को वो अनाडे का गाना सुनना है सर, वो सुना सकते हैं क्या? अरे आप अनाडा का गाना सुनना चाहते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड किसी को मिस कर रहे हैं? वो तो मेरी शादी नहीं हुई जी। तो यू नो दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन यूज्ड टू हैपन, एंड हम लोग वो रिकॉर्ड कर लेते थे, तो बहुत मज़ा आता था। सो ये चीज़ अंदर एक, आप समझेंगे किशोर कुमार उनसे बड़ा कोई मिमिक नहीं हुआ है। वो जैसे जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करते थे अपने गानों के अंदर, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। तो हर एक सिंगर के अंदर एक मिमिक्री आर्टिस्ट होता है। बिकॉज आपको अगर प्लेबैक गाना है तो आपको इमोट करना पड़ेगा। तो उसमें कॉमेडी गाना भी हो सकता है, उसमें क्लब ट्रैक भी हो सकता है, उसमें इमोशनल गाना हो सकता है। जैसे चक दे इंडिया का मेरा गाना है, मौला मेरे ले ले मेरी जान, वो कम्प्लीटली इमोशनल गाना है, उसको कनेक्ट करना था। आई नो, वो गाना भी ऐसा है, मौला मेरे ले ले मेरी जान। और correct. पता नहीं कितनी बार तो ये गाना सुनते हमारी जान निकली है। एंड आई फेल्ट दैट यू ऑल्सो गॉट इमोशनल। मुझे अवार्ड्स भी मिले इस गाने में, और ये गाना बड़ा क्लोज है मेरे दिल के। बिकॉज सलीम सुलेमान ने मुझे इस गाने के लिए अचानक से कॉल किया कि कृष्णा कम एंड सिंग दिस फॉर अस। एंड मुझे उन्होंने, लेकिन एक ईमानदारी उनकी थी, उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया कि कृष्णा दिस सॉन्ग इज़ मेंट फॉर राहत फ़तेह अली खान, बट ही इज़ नॉट अवेलेबल, सो वी आर ट्राइंग आउट। तो बी रेडी के इट कैन बी रिजेक्टेड ऑल्सो। अच्छा, लास्ट मोमेंट तक ये था ऐसे? हाँ, बिकॉज दैट्स अ फैक्ट, यू नो। कोई नामी आदमी को अगर वो कोई गाना गा रहा है तो मोस्टली रिजेक्ट होता ही नहीं। 99.9% इट्स डन बाई द प्रोड्यूसर्स। बट आई वॉज सो लकी। मैं कहता हूँ ना, यूनिवर्स कभी कभी कुछ चीज़ें आपके लिए षड्यंत्र रच देता है। ये इट वॉज़ अ वेरी क्यूट षड्यंत्र कह सकते हैं आप। तो ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपने बुलाया है कि आपने विश्वास दिखाया कि मैं राहत के लेवल का सिंगर हूँ, मुझे यही सोच कर ही अच्छा लग रहा है कि आपने वो गाने के लिए चुना मेरे को, नहीं तो ऑप्शन कोई और भी हो सकता था। तो हालांकि ही बहुत सीखे हुए हैं, नुसरत साहब के साथ वो रहे हैं और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट मैं अगर उस चीज़ को, कहते हैं ना कि ये नहीं तो क्या ऑप्शन, तो वो ऑप्शन अगर मैं हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया, मुझे फुटेज दिखाया शाहरुख खान साहब का, और वो इंडियन फ्लैग की तरफ देख रहे हैं, उनके आंखों में आंसू आ रहा है। एंड देन मैं देखते ही समझ गया कि ये गाने को कम्प्लीटली इमोशन के साथ ही गाना है। तो हमने वो गाना गाया। और आपको मैं एक बात बताऊं कि उसके बाद वो दिन, उसके बाद मैंने बेटर भी गाया, बुरा भी गाया इस गाने को, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं गा पाया, कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन ब्लेसिंग थी मेरे को वो गाना रिकॉर्ड करते वक्त, जो कि उसके बाद नहीं मिला मुझे। तो ऐसा होता है कि कुछ गानों के साथ आपका ऐसा होता है कि आप गा देते हैं और वो इतना बड़ा हिट हो जाता है, और उसके बाद आपकी पहचान बन जाती है उस गाने से, लेकिन आप दोबारा उस तरह से वो गाने को कभी नहीं गा पाते हैं। वो माहौल उसी समय बन पाता है, वो समा हाँ, कहते हैं जैसे। कि वहाँ पे सलीम सुलेमान का होना, कॉम्पोजिशन का बनना, उस स्टूडियो का माहौल, उस स्टूडियो का ऑरा, उस स्टूडियो की पॉजिटिविटी, ये चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं होती हैं। तो हम किसी और जगह, किसी और सेटअप में उसको गा रहे होते हैं, मे बी उससे बेहतर भी गा रहे होते हैं, उससे बुरा भी गा रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं गा सकते। ये मैंने नोट किया है। कुछ गाने बने ही किसी, कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उस तरह से सम थिंग्स आर सपोज्ड टू हैपन इन अ सर्टेन वे, और वो हो जाती हैं। करेक्ट। और वो गाना मेरे लिए बहुत बड़ा है, और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं यशराज फिल्म्स का, सलीम सुलेमान का, उतना ही कम है। एक बारी लाइव थोड़ा सा सुन सकते हैं? तुझ संग रूठ नारे तुझे ही मनाना, तेरा मेरा नाता कोई दूजा न जाना, तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान,
मौला मेरे ले मेरी जान। मतलब आपके जितने भी गाने हैं वो थोड़े गूज बम्स वाले हैं, बट यू हैव इवन संग हिप हैप वाले गाने भी, जैसे चस्का चस्का आपने बदमाश गाए। कंपनी, हाँ जी। तो ये मूड कैसे पकड़ते हो आप गाने का? मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर एक सिंगर के अंदर मिमिक्री आर्टिस्ट होता है। तो प्लेबैक सिंगिंग इज़ नॉट लाइक गड्डियाँ ऊँचियाँ रखियाँ, यू नो, ऐसे वाले गाने हैं। ये क्या फुट टैपिंग नंबर्स हैं। इसके लिए आप एक सर्टन उसमें रहते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग अगेंस्ट द आर्टिस्ट, बट आई एम सेइंग कि ये जो फुट टैपिंग नंबर्स है ना, वो एक ही जोन में चल रहे होते हैं। अच्छा। हमारे जो गाने हैं उनमें इमोशन बहुत मैटर करता है, बिकॉज आप जब बड़े वाले स्क्रीन पे उसको देखेंगे, वो एक्टर इमोट कर रहा है और वहाँ पे वो इमोशन करेक्ट जानी चाहिए। आपका इमोशनल गाना आप अगर हंस हंस के गाओगे, जैसे उदित नारायण साहब है, आप उनसे बात करोगे तो लगेगा हर चीज़ हंस कर ही बोलते हैं। लेकिन उन्होंने ऐ अजनबी तू भी कभी, ये भी गाया, उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा। ये खंड का जो उन्होंने वो दिया है, मतलब जो एम्फेसिस दिया है उस पर, वो चीज़ कहाँ से मिलेगी? वो इमोट आप कर सकते होंगे तभी आप में आएगी। और उदित जी ने सैड गाने भी गाए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसी तरह से इमोट करना बहुत ज़रूरी है, स्विच करना बहुत ज़रूरी है ना, एक सिंगर के लिए। मैं समझता हूँ जब तक आप स्विच करना नहीं जानेंगे, आप हर गाने को एक ही तरह से गाएंगे। पर आजकल मोस्टली सिंगर्स को आप देखोगे तो हर गाना एक जैसा ही साउंड करता है। एक ना स्टाइल चलता है, और वही स्टाइल चलता है, सभी के सिमिलर गाने वैसे ही आते हैं जो बीट गाने या उस हिसाब से। बट मेरा एक बहुत बड़ा पर्सनल सवाल है कि एक सिंगर बहुत अच्छा है, हिट दिया है, बार बार हिट दिया है, पर वो एकदम वो गायब कैसे हो जाता है इंडस्ट्री से, या फिर वो उस लेवल पे विजिबिलिटी एकदम खत्म हो जाती है? देखिए, मेरे को तो लगता है मेरे साथ तो कोई प्रोपेगेंडा किया गया है किसी के थ्रू। आई डोंट नो, मे बी आई वाज वेरी क्लोज टू संजय दत्त, दैट्स व्हाई सम पीपल डिडंट डाइजेस्ट इट एंड दे डिडंट लेट एंड ही मी। वाज योर गॉडफादर, आई थिंक। ही इज़ माई गॉडफादर, हाँ। तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक ही, मतलब सबसे बड़ा ब्लेसिंग भी यही था और सेटबैक भी यही था। ब्लेसिंग इस तरह से था कि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी। जब पहली बार मुझे मिले मुसाफिर, रक्त, उसके बाद दीवार और रुद्राक्ष, ये 4 फिल्में मुझे दी। तो बहुत बड़े बड़े गाने थे। उसके बाद फिर मैंने जिंदा में भी गाया संजय गुप्ता के लिए, बहुत सारे जिसमें संजय दत्त साहब थे। अगर वो प्रिजन का सेकंड जो टर्म उन्होंने किया है, अगर वो नहीं करते, नहीं जाते किसी वजह से, तो मैं कहीं और होता लाइफ में। तो सम पीपल इन द इंडस्ट्री, जब आप किसी गुट में होते हो ना, तो दूसरे जो जेलस वो वाले लोग होते हैं, वो फिर दे वर नॉट हैप्पी कि वाई मिस्टर संजय दत्त इज प्रोमोटिंग मी सो मच। ओके। तो उनको जेलसी होती थी उस चीज़ से। मैंने कई लोगों का सुना है, दे नेवर यूज्ड टू लाइक मी, दे नेवर गुस्सा हो जाते थे, या उनकी वाइब से ही पता चल जाता था कि दे डोंट लाइक मी। तो इज इट मोर अबाउट नेटवर्किंग इन द इंडस्ट्री दैन टैलेंट? नहीं, ग्रुप्स तो बने ही हुए हैं इंडस्ट्री में, या आप मानो या नहीं मानो, ग्रुप्स हैं। यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप टू कीप गेटिंग ऑल योर जॉब। बट आई बीन वेरी लकी कि उसके बाद भी जब वो गए प्रिजन में, आई सैंग फॉर हिमेश रेशमिया। बहुत बड़े बड़े गाने थे, मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है, आपकी कशिश सरफरोश है, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग विथ हिम। देन आई सैंग वेलकम में इंशाल्लाह, देयर वाज अ सॉन्ग, वो भी किया था मैंने। तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। तो और बाकी कंपोजर्स ने भी मुझे उसके बाद बुलाना शुरू किया। होता क्या है इस इंडस्ट्री में, ब्रेक एक आदमी ही देता है आपको, बाकी लोग आपकी सक्सेस को राइड करते हैं, यू नो। मैं अगर नॉर्मल बंदा होता, जब सीढ़ियाँ लेके घूम रहा था, उस टाइम किसी ने नहीं मुझे बुलाया गाने के लिए। और वही लोग जब संजय दत्त साहब मुझे लेकर गए मिलवाने उन लोगों से, तो उनका रवैया ही चेंज हो गया। अरे यार, तुम कहाँ थे? मैं थे मतलब सर, आपको 2 महीने पहले मिल के गया था, आपने आपको सीढ़ी भी दी थी। अच्छा, आए थे, ओके। ये रवैया था कई लोगों का, कि वो कंप्लीट वाइब चेंज हो जाती है जब आपको कोई बड़ा आदमी लेके जा रहा हो मिलाने के लिए। एंड आई वाज सो लकी कि मिस्टर दत्त यूज्ड टू टेक आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल एंड यूज्ड टू टेक मी टू पीपल कि सुनो, इसको सुनो, कितना अच्छा गाता है। तो आई मीन, मैं उनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं कर सकता, बट दैट मैनरिज्म एंड स्टाइल, वो जैसे बोलते थे। तो कभी कभी रात में 1-2 बजे मुझे कॉल करते थे कोई गाना सुन के कि कितना अच्छा गाया है, बहुत अच्छा लगा बेटा। तो अभी मिलते हैं वो आपसे, होती है मुलाकात? अभी बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ,
बट वो प्यार तो है उनके दिल में। जब भी मैं अभी थोड़ा सा डरता हूँ मिलने से, क्योंकि अभी वो कम्प्लीटली डिफरेंट जोन में है। और बट आई एम श्योर मैं कभी अगर मिलूँगा तो डेफिनेटली वो पहचानेंगे। और काफ़ी साल हो गए अब इस बात को, तो मुझे लगता नहीं है, याद तो होगा उनको डेफिनेटली। मैं मिलना भी चाहूँगा और कुछ करना भी चाहूँगा काम डेफिनेटली। अगर सेकंड इनिंग्स अगर वो दे दें मुझे तो आई विल बी हैप्पी इफ इज़ लिसनिंग। सर, आई ऑलवेज लव यू एंड आई नो व्हाट यू हैव डन फॉर मी इज़ कम्प्लीटली ना, कोई किसी के लिए नहीं करता। हम भी चाहेंगे कि ये जो पॉडकास्ट है पहुंचे सर तक, और ये बात पहुंचे। तो हाँ, आप टैग भी कर सकते हैं जब इसके रील्स बनाएंगे तो दत्त साहब को। एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, ही इज़ गॉट अ गोल्डन हार्ट। उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया है। तो उनके वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी थी कि ड्राइवर से लेके ऊपर तक जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए ही यूज़ टू लव एवरीबडी। एंड कंधे पे हाथ रख के बात करना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें, मतलब ही यूज़ टू मेक देम फील सो कंफर्टेबल कि तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, तुम मेरे भाई हो, यू नो। सो दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम। सो इसीलिए मैं आज भी थोड़ा अपने कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हम्बल रहूँ, यू नो। हाँ, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो गेट इनटू योर नर्व्स एंड देन समटाइम्स यू लूज़ योर कूल, बट कोशिश यही करता हूँ कि हम। बट जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री में ग्रुप्स होते हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, एंड आपका एक टाइम तक बहुत लगातार आपकी हिट्स आती रही, क्योंकि आप जो बड़ा गाना पकड़ते थे, बड़े गाने को विजिबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है, वो ज़्यादा बार बार रिपीट होता है तो लोग वो हिट भी हो जाता है उससे। तो अभी आपको क्या लगता है कि एक गैप, क्या गैप है इस समय, जो मतलब अगर आप व्हेन वी टॉक अबाउट मैं जहाँ रहूँ तो इट्स अ कल्ट एवरीबडी, तो वो क्या गैप है कि अब आपका वो उस लेवल का भी कोई गाना नहीं अभी आ पा रहा है? मेरा अभी आया था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, देखिए। Yes, वो तो that was again a cult। और अभी भी बहुत सारे रील्स उस पे बनते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं उस पे और रील्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उस गाने के साथ भी। लेकिन अभी बीच में एक ऐसा टाइम आ गया कि म्यूज़िक इंडस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली डीजेनरेटेड, समझ रहे हैं आप। तो अभी क्या है, दे आर मोर आफ्टर व्यूज़ वाले पीपल दैन टैलेंटेड पीपल। ये चल रहा है अभी। ये हर लेबल यही कोशिश करता है कि जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, जिसको यू नो, आर्ट का वो कोई बात रही नहीं, वो ज़माना चेंज हो गया, ख़त्म हो गया वो। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा होगी। नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं जो बहुत लकी हैं, जैसे रहमान सर हैं, वो बहुत अच्छा काम ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से वो कर रहे हैं। देन बिकॉज अमित त्रिवेदी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वो बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं और उन्होंने भी कंसिस्टेंसी रखी हुई है। उसके अलावा इवन कला करके एक फ़िल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, अगर आपने देखी हो, उसका म्यूज़िक इतना शानदार बनाया था कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने अच्छे अच्छे सिंगर्स को यूज़ किया था उन गानों के लिए। तो इस तरह का म्यूज़िक बन रहा है, लेकिन बहुत कम बन रहा है आजकल। आप देखोगे तो मोस्टली पीपल आर इनटू वेरी इजी वे आउट, कि किसी पुराने गाने को रिमिक्स बना के उसको निकाल दिया, दोबारा किसी फिल्म में डाल दिया, क्योंकि नया क्रिएशन बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं हो पा रहा है। और अगर हो भी रहा है तो बहुत कम लोग कर रहे हैं उसको, तो ऐसा है। देन मैं ये समझता हूँ कि अब ये फेज़ अगर नहीं गया तो ये हमारे म्यूज़िक के लिए बहुत बुरा होगा। ये फेज़ जाना बहुत ज़रूरी है। आपको टैलेंटेड लोगों को वापस लेके आना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोग गा रहे हैं सारे अनटैलेंटेड है, ऐसा नहीं है, बट कुछ ही लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है जो आज गा रहे हैं, जैसे सोनू निगम जी हैं, देन अरिजीत है, देन यू नो श्रेया घोषाल हैं, और सुनिधि डिफरेंट बाउंस बैक किया उन्होंने। और कुणाल गांजावाला बहुत कम गा रहे हैं अभी, अच्छे आर्टिस्ट हैं। के वी लॉस्ट हिम, ही वाज अ जेम। देन यू नो और सिंगर्स में बाकी तो सब एवरेज है जो गा रहे हैं। बाकी लोग यू नो वो पॉपुलर सिंगर्स हैं, दे आर नॉट टैलेंटेड सिंगर्स। तो कुछ लोग बहुत पॉपुलर हो गए हैं अपने गानों की वजह से, और कहीं ना कहीं लिरिक्स बहुत मैटर करता है। अच्छे लिरिक्स अब लिखे नहीं जा रहे। एक ज़माना था जब होता, कुछ अच्छी फिल्मों में अच्छे लिरिक्स आते हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि कुछ फ्रेश सुनने को मिला है, बट वो चीज़ नहीं हो रही अभी। बस अब को ये है कि भाई इसका इंस्टाग्राम देखो पहले, कितने हैं कितने नहीं हैं, और उसके हिसाब से फिर काम डिसाइड होता है। आपको लगता नहीं कि ये जो अब जो जनरेशन है, क्योंकि लिसनर की डिमांड भी चेंज हो गई है, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मीडियोक्रिटी बढ़ गई है चीज़ों में, दिस इज़ व्हाट आई कुड परसीव फ्रॉम योर, के जो टेक्निकली इतने ऐसे आर्टिस्ट के जिन्हें सुन के एकदम सीधा रू पे लगे वो बोला, वो इतने फेमस नहीं हो पा रहे, बट रेगुलर गाने जिनका कोई लिरिक्स का सिर पैर भी नहीं होता बहुत फेमस होते हैं। तो
इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल राइट नाउ करंटली? क्या नहीं, सोसाइटी का नहीं है ये जिम्मेदारी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके घर आया, सब आपके स्टूडियो में आया, आपने मुझे चाय ऑफ़र की, मैंने चाय पी ली। अगर आप मुझे कहते नहीं मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ उसका है, दारू का है, तो मैं क्या करता? या तो पीता या तो मना कर देता, या शिकंजवी पिलाऊंगा जी आपको, हमारे यहाँ तो यही मिलता है। तो आपने लोगों को बांध दिया है, आप जो परोस रहे हो वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। आप अच्छी चीज़ परोसेंगे तो अच्छा भी सुनेंगे ना, सुनते ही है ना लोग ऐसे गाने, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, कितना फ्रेश गाना है। ऐसे सुनते ही है ना लोग। पर आप परोसना ही बंद कर दोगे ये सोच के कि लोगों को क्या चाहिए। आप मत डिसाइड करो लोगों को क्या चाहिए। आपने तीनों ऑप्शन रखे मेरे पास, चाय, कॉफ़ी और शिकंजवी। मेरी मर्जी है कि मैं क्या उठा रहा हूँ। ये होना चाहिए म्यूज़िक में। दैट्स व्हाट आई फील। अभी क्या हो रहा है कि हम ज़बरदस्ती तुमको यही देंगे, तुम यही पियो, यही कंज्यूम करो। सो इज इट सम काइंड ऑफ अ प्रोपेगेंडा यू फील के? प्रोपेगेंडा नहीं है, बिजनेस मॉड्यूल। कॉर्पोरेट्स आ गए ना, आर्ट की फील्ड में कॉर्पोरेट आ गया, तो कॉर्पोरेट वो सोचते हैं नंबर्स के हिसाब से। फॉर देम आई एम नॉट कृष्णा बेवरा, फॉर देम आई एम नॉट टैलेंटेड सिंगर, फॉर देम आई एम अ नंबर। पर मैं उनको कितना रेवेन्यू दे सकता हूँ जनरेट करके, वो मैटर करता है। अच्छे गाने से क्या लेना उनको। तो आपने कभी ट्राई किया जो लेटेस्ट स्टाइल ऑफ सिंगिंग या लेटेस्ट स्टाइल ऑफ लिरिक्स? नहीं, मैं भी किसी म्यूज़िक कंपनी में गया था कुछ काम करने, मुझे बोल रहे थे बादशाह जैसा कुछ लेके आओ। आई हैव नो प्रॉब्लम विद बादशाह, ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वो उनका अपना जॉनर है। आप कैलाश खेर को नहीं बोल सकते शान की तरह गाने के लिए, क्योंकि कैलाश खेर इज़ डिफरेंट, शान इज़ डिफरेंट, सबका अलग अलग रहता है, राइट। तो आप टाइप कास्ट करते हो, भाई तुम उनकी तरह बन के आओ तो हम तुमको काम देंगे, तुम वैसा काम क्यों नहीं लेके आ रहे हो। पर जैसे अरिजीत मैं है, नहीं कर सकता ना, मैं सूफी गाता हूँ, मैं खुले दिल से गाता हूँ, मैं ओपन वॉइस में गाता हूँ। आई कैन नॉट सिंग लाइक बादशाह। ही इज़ अ डिफरेंट स्टार, ही इज़ अ डिफरेंट आर्टिस्ट। उनका अपना एक स्टाइल है, मैं वो स्टाइल नहीं गा सकता हूँ। तो मुझे मत बोलो वो बनाने के लिए, उनको आप बोल सकते हो जाकर के कैलाश की तरह गाइए, नहीं बोल सकते ना। पर कैसे पता चले जो भी व्हाट आई कॉल इज हुआ 18 से 22 या 18 से 25 के बीच में आज की डेट में है, उनको कैसे पता चले कि कृष्णा ब्यूरो की क्या गायकी है और वो क्या मिठास जो हम लोगों ने आप महसूस कृष्णा की है? ब्यूरो को साइड पे रख दो। मेरे को सिर्फ ये कहना है यंगस्टर बच्चों से कि अपने आइडल चेंज करो। आपको अगर आर्टिस्ट बनना है, अंदर से अच्छा सोल चाहिए आपको, आप अपने आइडल्स चेंज कीजिए। आप अच्छे लोगों को सुनिए, रफ़ी साहब को सुनिए, यू विल अंडरस्टैंड, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम पंजाब। तो आप उनको सुनिए, आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से मॉड्यूलेट करते थे। प्लेबैक में इतना बड़ा नाम है और उनका इतना बड़ा रुतबा है। उनको सुनिए, किशोर कुमार जी को सुनिए, तलत महमूद साहब को सुनिए, लता जी को सुनिए, आशा जी को सुनिए, मत बंद करिए। हमारा कल्चर ख़राब हो रहा है। दूसरी चीज़ें भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि हम समय के साथ हमें भी अडेप्ट करना पड़ेगा, बट संगीत तो संगीत है। हमारे यहाँ का धरोहर अलग है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर। हमारे यहाँ का म्यूज़िक वो नहीं है। ऐसे थोड़ी घराने होते थे क्लासिकल में जिनके पॉपुलर होते थे क्लासिकल वो। डू वी नीड मोर ऑफ, जैसे बंदिश बैंडिट्स आई अभी एक ओटीटी पे? ऑफ कोर्स ब्रिलियंट म्यूज़िक वो चाहिए, लेकिन मोर ऑफ नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि मेकर्स ने सोचा कि इस तरह की कोई चीज़ बनाई जाए और उसको रिलीज़ किया, सुनाया लोगों को, दुनिया ने समझा। तो उसमें से देखिए, अभी जो जनरेशन है उनमें से 20% ही है जो बंदिश बैंडिट्स जो भी आपने बताया उनको सुनती है, और 80% जो है दे आर नॉट लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। उनके आइडल कोई और है ना। हाँ मतलब हाँ, दारू, कुड़ी, कार, गंडासी, ये सब चीज़ें, वायलेंस, यू नो, ये सब चीज़ें। हिप हॉप आने के बाद हिप हॉप क्या, हिप हॉप इज़ अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, बट दैट डजंट मीन यू बिकम अ गैंगस्टर एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक अ गैंगस्टर लिसनिंग टू हिप हॉप। वो यूएस के कल्चर में है, हमारे यहाँ पे नहीं। आप वो करो उसको, वो जो ऐसे गैंगस्टर कल्चर वो हमारा नहीं है। नहीं है, हमारा कल्चर ही नहीं है वो। मुझे ना रवि पाजी की एक बात याद आई, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि जो 14 से 22 साल के जो होते हैं ना, वो कच्चे घड़े होते हैं। बिल्कुल, हम जैसे उनको बनाएंगे वो वैसे ही बन जाएंगे, एंड दे बिकम द फ्यूचर एंड दे बिकम द सोसाइटी। सो व्हेन वी मेक समथिंग वी शुड डू इट वेरी, मैं उन्हीं के शब्द ही बोल रहा हूँ, एंड वो मेरे माइंड में बैठे हैं स्टूडियो में इस समय तो वो याद करेंगे इस चीज़ को कि दिस थिंग, हमें जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बट आपने जैसे बोला कि इट्स मोर ऑफ नंबर गेम, नंबर कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं कि रेवेन्यू जिस चीज़ से ज़्यादा जनरेट हो। हाँ। अभी पर जैसे
आपका एक जॉनर है, अब जैसे 20% आपने बोला कि 20% लोग ही बंदिश बैंडिट सुनेंगे या देखेंगे। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मेरी प्लेलिस्ट में गाने या तो 90s के होंगे या 2000s के होंगे या पुराने और हो जाएंगे, लेटेस्ट वो होंगे जो सूफी या प्रॉब्ली अरिजीत और सम ऑफ दो सॉन्ग्स विच आर सूदिंग टू द सोल। योर टेस्ट इज गुड इन म्यूजिक ना, आप मिलेनियल हो। उस टाइम पे गाने वो आते थे, हाँ जी। उस तरह के गाने सुनाए जाते थे, कैसेट्स आते थे, यू नो, और हम सुनते थे, हर तरह का म्यूज़िक अवेलेबल था। मैं गुलाम अली साहब और आशा जी की गज़लें सुनते थे हम लोग, मेहदी हसन साहब की गज़लें सुनते थे हम लोग, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनते थे। वो ज़माना और था, यू नो, तो वो टेस्ट हमारे में डेवलप हो गया। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की क्या बनते हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो स्कूलिंग एजुकेशन चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे एम्फेसाइज किया कि हम बच्चों को यू नो शो ऑफ करके पेरेंट्स को पैसे ऐंठ लें कि असी कंप्यूटर भी देंगे हैं, असी लंच च बच्चों को खाना भी देना है, यू नो, उनको 3 टाइम का खाना भी देंगे स्कूल में, और लैपटॉप्स भी गिफ्ट कर रहे हैं उनको, तो आपकी फ़ीस 3.5 लाख होगी क्वार्टरली, यू नो। पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। क्या आपने किंडरगार्टन लेवल पे या फिर अपने अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड के लेवल पे कभी ट्रैफिक के बारे में बताया बच्चों को? छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके और उनको एजुकेशन करो, एक ट्रैफिक क्लास होना चाहिए, एक सिविक सेंस की अलग क्लास होनी चाहिए। यस यस। क्या ये होता है? नहीं हो रहा ना। ये हमारे टाइम पे होता था। हम स्कूल जाते थे, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ये प्रेयर गाते थे हम केंद्रीय हमारी विद्यालय में। आत्मा में अब शुद्ध पता थी। नहीं क्या होता है। हाँ। अब स्कूल्स में प्रेयर्स होते भी है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं कि प्रेयर का पीरियड्स होता है या नहीं होता है। बट ये चीज़ें आपको रूट लेवल पे ही ठीक करनी पड़ेगी कि आप अपने आइडल्स को, आप किनको आइडल मानना चाहिए आपको, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो या कुछ हो, आप किनको आइडल्स मानते हो। बहुत इजी एक पॉडकास्ट पे बैठ के कह देना कि यू नो कि आप यू नो मोह माया से दूर रहिए, और उसके बाद फिर आप शैनेल यूज़ कर रहे हैं और आप खुद ही यू नो रेंज रोवर्स में घूम रहे हैं और हल्की सी खिड़की खोल के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्यों अपनी इच्छाओं को मारूं जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग इट? मैं भी चाहता हूं, मैं भी रेंज रोवर में घूमना चाहता हूं, क्यों ना घूमूं? अच्छा, मैं तो साइकिल पे जाऊं और किसी चीज़ में बिलीव ना करूं, मोह माया में, और आप अपने रेंज रोवर्स में घूमते रहिए। ये चीज़ हो रही है। दैट इज़ वाई द जनरेशन इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि क्या हो रहा है। इतना कंटेंट सब कंज्यूम कर रहे हैं पर डे कि कन्फ्यूज जाता है इंसान कि क्या हो रहा है। सिमिलरली म्यूज़िक में भी वही हो रहा है। अभी आपने जसलीन रॉयल वाला केस देखा होगा, उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर खड़ा कर दिया, उसमें जसलीन की गलती नहीं है। हो सकता है किसी सिंगर का एक बुरा दिन होता है, इंसान नर्वस भी होता है, क्यों ना, हर कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप गा रहे हो किसी बड़े सिंगर के साथ में, और हो जाता है। लेकिन ये गलती किन की है? गलती उस मैनेजमेंट की है जिन्होंने ये समझा कि यू नो कोल्ड प्ले के साथ जसलीन को गाना चाहिए, ओपन करना चाहिए शो। ये गलती उनकी है। जहाँ आपके यहाँ पर बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आप अरिजीत को क्यों नहीं लेके गए? मे बी वो माने नहीं होंगे, अलग बात है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और भी बहुत सारे हैं। कौशिकी चक्रवर्ती के बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छा सिंगर, बहुत अच्छा गाती हैं, क्लासिकल गाती हैं, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने क्यों नहीं ओपन किया? तो ये अगेन हम ऑफ कैमरा जो आपसे मैं बात कर रहा था कि कंटेंट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं बोल सकते। अब जैसे मैं एक आपका भी उसमें एक व्यू पॉइंट चाह रहा हूँ। अभी लेटेस्ट एक है, बहुत फेमस पॉडकास्टर ही हैं, तो ही हैज़ अ सर्टन इमेज, ही वेंट टू अ सर्टन शो, वो शो की थीम ही डार्क कॉमेडी थी। कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि टेक्निकली शो ही बंद करना पड़ गया, और वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। इतने बड़े पॉडकास्टर ने भी इतनी बड़ी गलती कर दी, तो ये किस वजह से, ये क्या चीज़ लेके गई होगी? क्या थॉट प्रोसेस हुआ होगा कि लाइक्स कम हो रहे होंगे, व्यूअर्स कम हो रहे होंगे, कि मतलब क्या क्या होगा ये? क्या नहीं, वो अपने शो को और मसालेदार बनाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा इंसान अटक जाता है। आप मुझे अभी हिप हॉप गाने के लिए भेज दो अचानक से किसी क्लब में, मैं तो सूफ़ी गाता हूँ, मैं उस तरह के इमोशनल गाने गाता हूँ, मेरे को तो हुटिंग करना शुरू कर देंगे लोग, क्योंकि वो लोग तो दारू पी के नाचने के लिए आए हैं क्लब में। तो आप कृष्णा बेरो का वहाँ भेज दिया, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, मैंने क्लब्स में शोज़ किए हैं एंड पीपल हैव लव्ड इट, बट वो एक सूफी नाइट होनी चाहिए, राइट? तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने
अपने मसाले को बढ़ाने के लिए अपने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, तो उन्होंने क्या किया, किसी और का बोली हुई बात को उठा के इंडिया के तरीके से, इंडियन तरीके से बोलने की कोशिश की, तो वो बैकफायर कर गया। तो उससे बहुत कुछ बवाल हो गया। कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट ही करें कि गाली देने में क्या प्रॉब्लम है, गाली कोई रिग्रेसिव है, हम लोग जो इस चीज़ को अपोज करे वो रिग्रेसिव है। नहीं, गाली देने में प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं आप जैसे लोग भी तो अपने स्कूल के टाइम पे गालियाँ देते होगे, कॉलेज के टाइम पे गालियाँ देते होगे। मैंने कहा हम यूँ यार दोस्तों के बीच में करते थे, हमने कभी पेरेंट्स के आगे, फादर के आगे गालियाँ नहीं निकाली। हमारे कान के नीचे ये लाल कर देते मार के, अगर हमारे मुँह से एक छोटी सी मतलब आज तक वो माइंड में रहता है। हाँ, अगर हम साले भी बोल दें हाँ जी, तो भी मार पड़ती थी हमें, जबकि इट्स अ रिश्ता, इट्स नॉट अ गाली, बट गाली जैसा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो चीज़ पब्लिकली नहीं कर सकते हो। आपकी एक जिम्मेदारी है एज एन आर्टिस्ट, एज अ दिस थिंग, कि आप वो चीज़ को, आपको पता है जब आप यूट्यूब के लिए भी कर रहे हो जहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं है, स्टिल इट इज़ गोइंग टू रीच सम किड्स और नॉट। मैंने कितने वीडियोस देखे हैं, कुछ माँ बाप अपने बच्चों से गालियाँ बुलवा के वो चीज़ों को व्यूज़ के लिए प्रमोट करते हैं। हाँ हाँ, बच्चे गाली दे रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-4 5-5 साल के, उनको पता भी नहीं इस वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन माँ बाप बड़े खुश गए, ओ पुत पुत कहीं की कह रहे सी दोबारा क्या है, तो बच्चा गाली निकालता है फिर, एंड सही दे आर बात है। लाफिंग एंड दे पुटिंग इट देयर। बच्चे को उससे मोटिवेशन मिलती है कि ये तो अच्छी चीज़। तो गलत नहीं है। कल को आपको वो बड़ा होने के बाद आप ही के मुंह पे गाली देगा, आपके दूसरे रिश्तेदारों को गाली देगा, तब आपको कैसा लगेगा? एंड टेक्निकली पंजाबी लैंग्वेज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो गाली वाली लैंग्वेज ही नहीं है। नहीं नहीं, गाली दो, क्या दिक्कत है, पंक्चुएशन की तरह यूज़ करो उसको, लेकिन प्राइवेटली। यू कैन नॉट कम आउट इन पब्लिक एंड डू इट। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक शालीनता रखनी चाहिए, वो हमारे इंडिया का कल्चर है। आप इंडिया के कल्चर को ख़राब मत करो, कहने का मतलब ये है। लोग देंगे गालियाँ, मुझे दो, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारा कल्चर है हम बच्चों को भी आप करके बात करते हैं, तू तड़ाक करते ही नहीं हम लोग। हम बच्चों को भी आप करके बात करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? सर इसमें ना एक टर्म है आजकल एक बहुत चल रही है, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर, जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं वो इन्फ्लुएंसर हो जाता है। हाँ। तो आपके हिसाब से इन्फ्लुएंसर की सही भाषा क्या है, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया या जिसको बना दिया तो उसको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? बस मैं बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर वर्ड जो है वो ऐसे ही इजाद हुआ सोशल मीडिया की वजह से, बट पहले ज़माने में भी इन्फ्लुएंस होते थे ना हम लोगों से। मैं नुसरत साहब से हुआ, ही वॉज एन इन्फ्लुएंसर फॉर मी। आज अच्छा संगीत मेरे आपका अंदर सिंगिंग घुसा, स्टाइल भी मेरी वैसा singing style सिमिलर भी, है। मैंने कोशिश की उनकी तरह ट्राई करूँ गाने की, तो वो इन्फ्लुएंस मैं उस चीज़ से हुआ हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को आइडल मानते हो, जो बंदूक, दुनाली, जीपां, कुड़ियाँ, दारू, इनके गाने बनाते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हो, कि आप फिर उन लोगों से इन्फ्लुएंस होना चाहते हो जो कि अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीज़ें समझाते हैं, उन पे होना चाहते हो? तो ये तो इंसान का पर्सनल चॉइस है, ये स्कूल लेवल से ही सिखाना पड़ेगा, मेरे को ये लगता है। आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम नाउ, Definitely, क्योंकि definitely. ये सोसाइटी का पार्ट बन चुका है ये। तो बिल्कुल, हम डीजेनरेट हो गए हैं एज अ सोसाइटी। मैं आपको कह सकता हूँ अगले 20 साल तक भी इसको अगर हमने ये यहीं पे नहीं रोका ना, नेक्स्ट 20 ईयर्स इट्स गोइंग टू बी बैड फॉर इंडिया। हमारे कल्चर के लिए, हमारा कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आप देख रहे होगे, क्या आएगा? यार पेरेंट्स की बातें नहीं सुनेंगे, पेरेंट्स को थप्पड़ मारने शुरू हो जाएंगे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे। अभी तो फिर भी थोड़ी शर्म है, अभी वाले जनरेशन भी है, पैरी पहना जी करते हैं, अभी भी करते हैं ना। वो ज़माना नहीं आएगा, की हाल है बापू, की हाल है तेरे, ठीक है तू कायम है, ऐसे पूछने लग जाएंगे। अच्छा लगेगा आपको? यू कांट आस्क योर फादर लाइक दैट। हम ऊँची आवाज़ में बात, हमारे घर में कर्फ्यू लग जाता था जब फादर आ जाते थे, वो ज़माना देखा हमने। तो लोग कोई बोलेगा तो तुम तो रिग्रेसिव हो, माई फादर इज़ लाइक माई फ्रेंड। येस ही इज़ माई फ्रेंड, माई फादर वॉज ऑल्सो माई फ्रेंड। उन्होंने काने ते लाया असी जद गलतियाँ कीतियाँ, तां असी हंबल होए हैं जिंदगी च। आई कम फ्रॉम अ वेरी हंबल बैकग्राउंड एंड आई हैव अंडरस्टूड हाउ माई फादर हैज़ वर्कड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर। Your dad was in Air Force. ही वॉज एन एयरफोर्स। मैं कभी नहीं बोलूँगा उन्होंने ये नहीं दिया मेरे को, गुच्ची नहीं दी, अरमानी नहीं दी, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया। He did whatever best he could do. huh? यस, आज मैं जो खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, अचीव किया है ज़िंदगी में, ही हैज़ डन फॉर मी, माई मॉम हैज़ डन फॉर मी। 3 लड़के पालना मजाक है? हम 3 भाई हैं, एक औरत के लिए, बिना नौकर चक्कर के। शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग, ऑल द चोर्स। डैड हेल्प करते थे, वो चीज़ हमारे अंदर आई है। माई फादर यूज्ड टू कुक ऑन संडेज, गिव रेस्ट टू माई मदर। तो हमको वो चीज़ मिली है। अब मैं कुक करता हूँ, मेरी बेटी को मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ के हाथ का खाना नहीं पसंद है, बट वो शी वांट्स इट।
कि फादर कीप्स ट्रैवलिंग, जब आप होते हो पापा आप बनाओ। मैं कहाँ से सीखा ये चीज़? पेट्रियार्की को हम प्रमोट नहीं करते थे, हमने देखा हमारे फादर को हेल्प करते हुए अपनी माँ को, तो हमने ये चीज़ें देखी हैं अपने घर में। अगर मैं देखता मेरे फादर अब्यूजिव है, मारते हैं मेरी माँ को और ये करते हैं, या तो मैं बहुत ही सब में से डरा हुआ इंसान हो जाता, हाँ जी। या तो मैं भी वायलेंट हो जाता। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके परिवार के अंदर, आपके प्रेमाइसेस के अंदर आपके आइडल्स कौन है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या चीज़ें देख रहे हो, बहुत ज़रूरी है। तो स्लोगन यही बन रहा है कि लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। गो बैक टू द बेसिक्स, ऑफ कोर्स। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। ये तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हेड्स हैं, वो लोग बैठ के बोल देते हैं 80 घंटा काम करो, 90 घंटा काम करो, पे करो ना उतना। लोग क्यों अमेरिका भाग रहे हैं, लोग क्यों जाके फॉरेन कंट्रीज़ में आईटी के प्रोफेशनल्स क्यों जाके बाहर काम कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, और कन्वर्जन में भी अभी तो थैंकफुली इट्स 86 रुपीज़ नाउ। आप डॉलर में कमा रहे हो तो 86 रुपये कमा रहे हो आप एक दिन में, $1 आपने कमाया तो यहाँ क्यों बैठेंगे लोग? चले जाएंगे वहाँ पे, क्यों? यहाँ सैलरीज ही नहीं मिलती उतनी। यहाँ आपने सुना किसी आईटी प्रोफेशनल को 3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी मिलती हो? अब म्यूजिक पे आता हूँ मैं वापस। हाँ जी सर। बिल्कुल, हाँ हम बहुत डिविएट हो गए, बट चलेगा नहीं, नहीं, ये इम्पोर्टेंट है सर। ये हम एक डिस्कशन, आपने देखो पॉडकास्ट, आपने एक बात बताई थी बहुत अच्छी लगी मुझे, कि इट शुड बी लाइक अ ड्राइंग रूम यार, यू नो, डिस्कशन। इट शुड नॉट लुक लाइक अ पॉडकास्ट। यस, पॉडकास्ट का मतलब ये है कि हम खुल के बात कर सकें, खुल के बात कर सकें, और मीनिंगफुल बात कर सकें, जिसमें अगर यही होता है कि किसी का अगर फ़ायदा नहीं कर सकते तो नुकसान ना करें, तो कोशिश ये होती है कि अच्छी बातें ही करें, और अच्छे इंसान मिलते हैं तो और अच्छी बातें निकल के आते हैं, क्योंकि थॉट्स क्लियर होते हैं। अभी लोगों में क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे 12-12, 13-13 साल के बच्चे, एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम, एंड दे गिव देयर ओपिनियंस टू पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड, कि तूने क्या किया अपनी लाइफ में, तू क्या कर रहा है। ये आपके साथ भी आई थिंक हाँ होता ही है, होता ही है। तू सिंगिंग में ध्यान दे, तू पॉलिटिक्स पे क्यों बोल रहा है? मैं पॉलिटिक्स पे नहीं बोल रहा, आई एम अ टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री। मैं भी एक आम इंसान हूँ, सिंगर बन गया वो अलग बात है, बट दैट्स अ प्रोफेशन। हाँ वो मेरा प्रोफेशन है। मैं अगर शेफ़ होता तो भी बोलता, मेरी एक कल को कपड़ों की दुकान भी होती तो भी मैं बोलता। यस, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? कहते तू अपनी सिंगिंग में ध्यान दे, तू इन चीज़ों में मत पढ़। अरे जो इन चीज़ों में पढ़े हुए हैं, अगर वो अपना सही पढ़े होते ना, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं सिंगिंग पे ही ध्यान देता, राइट? तो वो वाली बात है। एज एन आउटसाइड पर्सन समटाइम्स यू, बीइंग अ पब्लिक फिगर, यू हैव टू हैव ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। हर चीज़ के बारे में ओपिनियन होना ज़रूरी है, बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक सोच है, तो मैं शेयर करता हूँ। हाँ, कि मैं जब भी कोई भी रील में कुछ कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपसे मैच ना करती हो, बट मैं ये सोचता हूँ और मैं ये प्रेजेंट करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई डू। सर यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर अप्रोच। आप Correct, सीधी I बात am. करते हो, नो फिल्टर वाली। मैं अब म्यूजिक पे इसलिए वापस आ रहा हूँ आइए, क्योंकि आइए, हाँ. जो आपका वो एक्सपीरियंस है, इट कैन बी अ लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल। Correct, हाँ. आपके बहुत गाने आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रहा हूँ उसी की बात करूँ, इट्स अ कल्ट, इट्स अ ह्यूज हिट। लेकिन लोग उसको राहत फ़तेह अली खान के Yes, मैं गाने वहीं के पे नाम से जानते हैं। आना चाह रहा था। उनको नहीं पता कि एक दूसरा सिंगर भी है उसमें, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ प्रमोशन उसी का ही करते हैं जो बाहर से होके आता है। मैं 2 साल यूके में रह के आ जाऊँ आज, और आज शाहरुख खान के उनके कंधे पर हाथ रख के बोलूँ कि हे शाह, लेट्स डू दिस सॉन्ग मैन, तो ऐसे लोगों को कूल समझा जाता है। लेकिन मेरा कल्चर में, मेरे अपब्रिंगिंग में ये नहीं सिखाया। मेरे लिए शाहरुख खान साहब बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं वो। मैं उनको ऐसे कभी, कितना भी मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकता। लेकिन Mind में मुझे आता ही लोग नहीं कहेंगे कि यार ये बंदा बेवकूफ़ है, ये इसको दबाओ, क्योंकि मैं आप करके बात कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। ह्यूमिलिटी को लोग हाँ. बेवकूफ़ी समझ लेते कि ये Yes. बेवकूफ़ है, इसको दबाओ। और वही जो बदतमीजियाँ कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਉਹਦਾ फ़ोन ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। What's the big credit in that? Some singer said this. ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਉਹਦਾ फ़ोन ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ मेरे वास्ते, मेरी फिल्म ਦਾ। तो इज़ इट अ गुड थिंग कि आप अमिताभ बच्चन आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनका फ़ोन नहीं उठाओगे और उसका क्रेडिट लोगे आप? तो ये सोच हो गई है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर हम बात करें उसी पॉइंट पे आए कि देखो आप वही हैं, समय बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। Correct. तो ये जो शब्द है इवॉल्व, इसको अगर सही तरीके से समझाया तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? देखिए, लोग क्या समझते हैं, हम जब भी कहीं म्यूज़िक का कुछ काम करने जाते हैं तो लोग समझते हैं कि इवॉल्व होने का मतलब है कि मैं किसी और को अडेप्ट कर लूँ।
पर चेंज हो क्योंकि जो जाए। ट्रेंड चल रहा है, हाँ हाँ वो ट्रेंड अगर क्लब सॉन्ग्स का चल रहा हो तो एक गज़ल सिंगर को आप बोलोगे क्लब ट्रैक्स गाना शुरू कर दो, दैट इज़ नॉट इवॉल्विंग। इवॉल्व क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बड़ा सिंपल सा है। जैसे घर में राजमा बन रहा है, ठीक है, राजमा हम कई सदियों से खाते आए हैं, वैसा ही बनता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कभी उसमें आपने प्याज हटा दी, हाँ, और उसमें आपने मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, लाल मिर्च का, ग्राइंड करके जो पेस्ट बनता है वो पेस्ट डाल दिया, थोड़ा अलग टेस्ट करेगा लेकिन रहेगा राजमा ही वो, लेकिन इवॉल्व हो गया, कुछ अलग बन गया। उसमें किसी दिन आपने धनिया का पत्ता एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, धनिया का पत्ता पीस के डाल दिया, वो भी अलग रहेगा राजमा, वो छोले नहीं बन जाएगा। एग्जैक्टली मैं भी बोलने वाला था, छोले ही बोलने वाला हाँ, था। छोले नहीं बनेगा वो, हाँ। इट विल बी राजमा बट विल बी इवॉल्व्ड राजमा। बट यहाँ लोग क्या कहते हैं कि राजमा लेके आए हो आप खाने के, तो बोलो यार इसको छोले बनाओ क्योंकि ट्रेंड में छोले है, तो यू कांट डू दैट। मतलब अगर एवरी आर्टिस्ट इवॉल्व्स एज इन, वो अपने आप में पॉलिश होता है एक्सपीरियंस के साथ। एक ज़माना था जब मैं पहली बार माइक के सामने आया, मुझे नहीं पता था कि इतने डिस्टेंस से गाना होता है। जब हम हाई पिच पे जाते तो थोड़ा सा नेक ऊपर करके गाना होता है, या साइडवेज फ ख ऐसे शब्द में आपको, क्योंकि ब्लो आता है तो आपको साइड हो जाना पड़ेगा, वो भी एक आर्ट है। तो वो धीरे धीरे आप सीखते हो कि हाँ ऐसे गाने से वो फ का जो ब्लो है वो नहीं आएगा माइक के ऊपर। तो ये इवॉल्व, ऐसे इवॉल्व मतलब होते हो। बिकमिंग बेटर इज इवॉल्विंग रादर देन चेंजिंग ऑल टुगेदर। जैसे आप राम पिथिक्स और ये होमोसेपियन हैं हम लोग सब, आप जो डार्विन की जो थ्योरी आप अगर देखोगे इन अ पिक्चर, ह्यूमन हाँ हाँ रेस हैज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड, हाँ जी। ह्यूमन डायनासोर नहीं बन गया। क्या आप बोल दो यार डायनासोर तो उड़ता भी है, मुंह से आग भी निकालता है, तो आप वैसे बन जाओ, वैसे क्यों नहीं बनते हो, बहुत अच्छा डायनासोर example ट्रेंड में है। तो ये नहीं कर सकते आप, आपको बनना ही है। आप इवॉल्व होते 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 फिर आप झुके हुए थे, फिर आप खड़े हुए, आपकी पूंछ चली गई, टेल बोन में कन्वर्ट हो गया, एंड देन आप यू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। And then you become a better human being Better rather human than degenerating backwards. आप डिजेनरेट होते जा रहे हैं, हम वापस उधर ही चले जाएंगे, वापस हम लोग अमीबा बन जाएंगे और समुद्र में चले जाएंगे, जिस तरह से हो रहा है सोसाइटी में। आजकल लोगों में शॉर्ट टेम्पर कितना हो गया, छोटे छोटे बच्चे की गल लावा तेरे, ऐसे ऐसे, ये लावा तेरे पहले दारजी लोग करते थे अपने पोतों के साथ, उनको सेट करने के लिए। तो म्यूजिक में भी यही वायलेंस वही हो गया, वायलेंस आ गया। यू टॉक अबाउट गन्स, यू टॉक अबाउट ड्रग्स, यू टॉक अबाउट विमेन, यू टॉक अबाउट दारू, तो लोग उसी को फॉलो करते हैं। मतलब हम दो पहलू देख रहे हैं, जी। क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि म्यूजिक में वायलेंस आ गई आपके है। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे स्टाफ का कमाल है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बरकत है यहाँ पे। मतलब ये सभी के पैरों पे बरकत है। बिल्कुल, हाँ जी। पूरी टीम जब खुश हो तब बरकत बनती है, हम तो यही सोचते हैं। सही बात है, ये सभी के पैरों पे और सभी की मेहनत होती तो है जिससे बेसिक ये है कि राजमा को अब छोले मत बनाओ, राजमा को इवॉल्व करने दो, राजमा की राजमा तरह बनाओ। रहने दो, बेटर राजमा बनाओ। ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीवन कि हम किसी भी जो सब्जी का एसेंस है उसको अगर लूज कर देंगे वो सब्जी रहेगी नहीं। करेक्ट, हाँ। तो इट विल बी लॉस्ट। तो एंड अगर इसी को मैं बात करूं कि एक तरफ हम बात करें कि वायलेंट म्यूज़िक और ऐसा रोश वाला म्यूज़िक, बट राइट नाउ आप थोड़ा शिवा पे भी यू आर करेक्ट, सिंगिंग। अभी हमारा बम बम शिवा करके एक गाना रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है। वी आर नॉट एज बिग एज दोज बिग प्रोडक्शन हाउस एंड पंपिंग इन लाइक 50-60 lakhs on a song, but the song is really doing well. It is trending, अभी गाना ट्रेंड भी कर रहा है। और अभी शिवरात्रि पे महाकाल के लिए हमने भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है, लोग पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आरशीन मेरे प्यारे मित्र हैं, मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जूनियर भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा इस गाने को कंपोज़ किया है, उसकी अरेंजमेंट्स बड़ी प्यारी की हैं। और म्यूज़िक इनसाइड मी है ना, द म्यूज़िक कंपनी जिन्होंने इसको रिलीज़ किया है, द लेबल, और विनी जी जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और वेरी कोऑपरेटिव, ही अंडरस्टैंड्स म्यूज़िक। सबसे बड़ी बात है कि आजकल क्या है, चावल बेचने वाले, किराने वाले, ठेके वाले लोग, वो लोग भी आ गए हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में। तो उनको क्या है, उधर ना ओए स्लो गाना कादा बनाता है यार, इनू चेंज करो, हैं वो लाओ ना भंगड़े वाला कोई बनाओ, हैं वो चलू। सो एक बेंचमार्क बन गया है कि भंगड़े वाला गाना चलू। ऐसा हो तो फिर
एक बहुत ही बेहतरीन गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, सब तो महंगी हुंदी है मासूमियत, सोने ता इंज लोग बथेरे होंदे हैं। ये थॉट है यार, ये गूज़बम्स लाता है हमें। दारू और ड्रग्स गूज़बम्प नहीं लाता, हम उस एरा से उस म्यूज़िक को समझते हैं। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है, ये चीज़ें सुनो यार, ये कल्चर है, हम इसको भूलते चले जा रहे हैं। ये ना टेक्निकली आप समझेंगे ना कि वो रूह को खुश करते हैं और नेचुरली खुश करते हैं, अगर Correct. तभी हम बार बार सुनना भी जे चाहते तू हैं। अखियां दे सामने नहीं रहना, पीबा साडा दिल मोड़ दे, ये चीज़ें हैं, ये पोइट्री है, ये लिखी हुई चीज़ें हैं। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं नहीं भी चलो, रहूँ। हम तो खैर जावेद साहब ने बहुत अच्छा लिखा है वो, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। ये है, क्या बात है, ये एसेंस है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं ऐसे लाइव ऐसे सुनूंगा कहने को ही। साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है, ये है। पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौटाई थी, पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब, R.D. बर्मन साहब, ये हैं गाने, ये है हमारे धरोहर, ये हमारी संस्कृति है। उस टाइम पे यंगस्टर भी ये गाने सुनते थे, कमाल की बात। लोग कहते हैं ना कि जेनरेशन को कैटर कर रहे हैं हम तो लोग, ये घुमा के वही बात आ गई, जो परोसा जाएगा आप वही खाएंगे। वही खाएंगे। तो आप एक तरह से यू आर इवॉल्विंग फर्दर, यू आर नॉट डिग्रेडिंग, अब आप शिवा की तरफ आए हैं। बिल्कुल शिवा की तरफ आए, और शिवा आज नहीं है, हम क्या आए हैं, हम कौन होते हैं आने वाले। आप उस तरफ आए हैं। नहीं, हम थे, वो हमारे अंदर वो है, हमारे अंदर है, हमें बस रियलाइज करना था। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो एक चीज़ तो अच्छी हुई है इस करंट गवर्नमेंट के आने से कि हमारे सनातन धर्म के बारे में बातें ज़्यादा होने लगी हैं, लोग समझते हैं। शिव जी को तो हम भी पूछते थे, मैं जब एयरफोर्स में था, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, हम लोग तो क्रिसमस पे भी केक खाते थे, ईद में मेरे फ्रेंड्स के घर में जगह सेवैयाँ भी खाते थे, हम लड्डू भी खाते थे, और मंदिरों में जाते थे, शिवरात्रि के दिन, या फिर और भी कोई पूजा होती थी, कुछ होता था, प्रसाद लेने के लिए चले जाते थे, बचपन में बड़ा अच्छा लगता था। तो हमारे अंदर तो शिव हैं शुरू से, हमारे अंदर शिव भी हैं, हमारे अंदर दैत्य भी हैं। तो हम कौन से परसेंटेज को ज़्यादा रखते हैं वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। रुद्र रूप तो शिव जी का भी है, लेकिन वो सब, उनको भोलेनाथ बोला जाता है, लेकिन जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो फिर संसार में प्रलय आ जाता है ना, ये हम जानते हैं इस चीज़ को, है ना। सुनना चाहेंगे कुछ। देवों में देव जय महादेव, देवों में देव जय महादेव, शिवा 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 शिवा। इट्स अ चैंटिंग। यस, अपने अंदर इसको, मैं ये अपने अंदर इसको आप इसको क्या कहते हैं, आप गैदर करने की कोशिश कीजिए इसको अपने अंदर ऐसे रम जाए आपके अंदर शिव जी। शीन साहब ने सोच समझ कर ये कंपोजिशन बनाया, उनको पता है कि हमें अगर कैलाश पर्वत से शिव जी को बुलाना है तो वी कैन नॉट डू इट लाइक शिव जी शिवा 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 शिवा, सुनाई कहाँ देगा उनको, and it आपको नहीं सुनाई perfectly देगा। suits your texture and tone of your ये voice. वाली बात है कि सिंगर देखो, एक ज़माना था, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक ज़माना था जब सिंगर के हिसाब से गाने बनाया करते थे, कि अमिताभ बच्चन हैं, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है, इसको मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपने जगह, ऐसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो सूट ही नहीं करता बच्चन साहब को। मूड चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मंजिलें, वो मैच होता राजेश का ना, अरे जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, ये वो समझ कर बनाते थे गाने कि ये एक्टर पे फिल्माइज होगा, ऐसे फील आएगी तो गाने बनते। आजकल आज पहले गाना बना देते हैं, फिर डिसाइड करते हैं एनू बुला लीजिए, ओनू बुला लो, किन्ने पैसे मंग रहे हैं जी, ਉਹ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ बुला लै, ਉਹ मेरा भरा जानता ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं गल करा देना। तो अब एसेंस क्या रहेगा यार, एसेंस क्या रहेगा। कैलाश खेर एक अलग आवाज़ है, कृष्णा ब्योरा एक अलग आवाज़ है, सुखिंदर जी एक अलग आवाज़ है। यू कैन नॉट मेक
सांसों को सांसों में घुलने तो जरा, ये वाला गाना आप सुखिंदर जी से सोचिए कैसे गाओगे, नहीं होगा ना, उनका अलग फील है। सही बात है। एंड जैसे तो अगर लेकिन अब क्या करते हैं, 10 सिंगर को बुला लेते हैं, फिर प्लान करते हैं यार एन्नू गवा दी है, उन्नू गवा दी है, इसको गवा दें, उसको गवा दें। फिर फाइनली प्रोड्यूसर बोलता नहीं इसको कर दो, या कोई एक्टर बोल देता नहीं इसको गवाओ, ये मेरा खास है, तो गाना रुइन हो जाता है उससे, क्योंकि हमें अलग वो मिलता ही नहीं है। लोग मुझे कहते हैं, मेरे फैंस इतने हैं, कहते हैं कि सर मौला मेरे ले ले मेरे जान आपके अलावा कोई गा नहीं सकता था। मैंने कहा ऐसा नहीं है, गलत है ये। मैं कहा वो लोग तो बुला ही रहे थे राहत भाई को गाने के लिए, वो अमेरिका टूर कर रहे थे, कहीं थे अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे नसीब में आ गया, मेरी झोली में आ गया, यूनिवर्स को वो मंजूर था, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई सिंगर कुछ नहीं गा सकता, ये सिंगर वो नहीं गा सकता, वो सिंगर, लेकिन फिर भी एक जॉनर बहुत मैटर करता है कि किसी सिंगर का एक अपना जॉनरा है तो वो उसी में ही अच्छा रहेगा। बट प्लेबैक में हमें चेंज करना पड़ता है कई बार। पहले ज़माने में गाने बनते थे, अब 10 सिंगर को बुला लेते हैं, किसी का मन किया चलो ये हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, उसकी आवाज़ डिलीट कर दो, दूसरे से गवा लो। एक्ट्रेस डिसाइड कर रहे सिंगर कौन होना चाहिए, तो लोगों ने एक्ट्रेस को ही पकड़ लिया, अब किसी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्टर को आपने अंदर कर लिया। आप देखिए बी प्राक के सक्सेस में अक्षय कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, वो है अपनी जगह टैलेंटेड, लेकिन तो अगेन वही नेटवर्किंग ज़्यादा काम आती है, या बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, या सबसे बड़ी बात ये है। और सब तो नसीब का। बड़ी चीज़ नसीब है। हाँ, मेरे गुरुजी के बेटे हैं वो, अच्छा, हाँ बी प्राक, उनके फादर से मैं म्यूजिक सीखा हूँ, एसडी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाते वीरेंद्र थे। बच्चन सर। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक रवि पाजी के भी वही। करेक्ट, हाँ। तो ऐसा नहीं है, बट वही है कि हाँ उनका नसीब अच्छा है, टैलेंट तो है ही है, बिना टैलेंट के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। आप एक ऑटो वाले को नहीं बोल सकते कि एयरबस A380 उड़ाएगा वो, लेकिन हाँ उसको अगर 3-4 साल ट्रेनिंग दोगे तो उड़ाएगा। कर लो ना फिर कल को, बुला लो किस पायलट के मिलियन में व्यूज़ हैं, उस पायलट को बुलाओ, बोलो प्लेन तू उड़ा, क्यों नहीं करते। वहाँ स्किल की क्यों ज़रूरत है जब सिंगिंग में स्किल की ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि वहाँ जान दाव पे लगी हुई है, वहाँ रिस्क नहीं ले सकते। सिंगिंग में जान दाव पे नहीं है, कल्चर दाव पे है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ दिखती नहीं है वो हमें महसूस नहीं होती, बट उसका इम्पैक्ट बहुत आगे तक जाता है। करेक्ट। अभी आने वाले 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक ये म्यूज़िक नहीं, यही म्यूज़िक चलने वाला है। उसके बाद क्या होगा, बेल बॉटम्स वापस आ जाएंगे, समझ रहे हो आप। वही घूमता रहता साइकिल। अभी बैगी चलता रहेगा, सब बैगियाँ बना के यू नो दिल कीप सेलिंग, बट फिर बेल बॉटम वापस आएगा। और आई डोंट नो इफ आई लिव टू सी दैट एरा और नॉट, बट गॉड ब्लेस, हमारे म्यूज़िक को वो होना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब एक जितना फिल्टर रिक्वायर्ड है आप उतना ही रखते हैं बात को लेके, और खुल के बात बोलते हैं, अपना एक्सप्रेस करते हैं। तो यू हैव, इट सीम्स लाइक यू हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइफ। करेक्ट। मुंबई में रह के मुझे ऐसा लगता है, मैं पाषाण युग से हूँ, स्टोन एज, यू नो, लगता नहीं हूँ, अलग बात है, मैंने कह सकते हैं अमृत वगैरह पिया हुआ है। तो आई स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एज मच एज आई कैन। स्मोक तो बिल्कुल करता ही नहीं हूँ, और मेरी ड्रिंकिंग भी बहुत ही लाइक साल में 2-3 बार पी लेता हूँ, तो वो भी कुछ भी नहीं है देखा जाए तो आई डोंट, तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आप जेनेटिकली, और मतलब जेनेटिक्स तो है ही है खैर, मतलब, और बाकी आप अपने हिसाब से भी एफर्ट्स करते हो कि हाँ ठीक है आपको ठीक रहना है, क्योंकि गला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई चीज़ें ऐसे ठंडा पी लेना, चिल्ड कोक पी लेना, या चिल्ड कोई भी चीज़ पी लेना एकदम से, और एकदम से फिर उसके बाद गर्म पी लेना, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जिन्होंने सिर्फ बोलना ही है, जिन्होंने गाना नहीं है सिर्फ बोलना ही है, रैपर्स वगैरह जो हैं, उन लोगों के लिए चलता है, बिकॉज दे कैन स्मोक, दे कैन ड्रिंक। ऐसे तो मैंने बड़े सिंगर्स भी देखे हैं जो ड्रिंक करते थे पर बहुत बेहतरीन गाते थे, और स्मोक भी करते थे, बट बहुत लेजेंड्स रहे हैं, मतलब लेजेंड लोग। बट अगर आपकी बॉडी, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको अलाउ करती है कि नहीं। अगर आप थोड़ी सी चीज़ से भी आपको ज़ुकाम हो जाता है तो आप अवॉइड कीजिए। जैसे रैपिंग है, रैपिंग इज इट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, और आपके हिसाब से क्या? नहीं, रैपिंग इज़ अ ब्यूटीफुल आर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अवे दैट, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो जो लोग करते हैं, वो लिखते हैं, उसको काटना, फिर एकदम से रिदम पे चलते चलते ऑफ रिदम हो जाना, और फिर वापस आके रिदम पे पढ़ना है, तो वही म्यूज़िक वही है। एक BPM चल रहा है, आप उसके हिसाब से उसके साथ खेल रहे हो। क्लासिकल में भी वही होता है, आप तराना करते हो या फिर सरगम वगैरह करते हो, और उसके बाद फिर सम पे वापस आते हो, तो वो चीज़ रैप में भी होती है, लेकिन आप शब्दों के साथ खेल रहे हो वहाँ पर।
तो वो भी एक आर्ट है अपने आप में। लेकिन वो सिर्फ वही एक आर्ट नहीं है। तो आजकल क्या हुआ कि एवरीथिंग इज रैप, सब कुछ रैप हो गया और बाकी हम लोग को रैप कर दिया है पूरा। समझ रहे हैं आप? WRAP वाला। मतलब बेसिक्स नहीं फॉलो हो रहे। एक अगर इन जनरल देखो, म्यूजिक की बात हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, मन कर रहा है इसको खींचते जाए, आपसे बात करते जाए, और बट मैं एक दो पॉइंट्स है जो मैं बिल्कुल नहीं मिस करना चाह रहा। वन इज, एक तो आपने रेवोल्यूशनरी गाना बनाया खासकर आशिकों के लिए, बिल्कुल। वो जो आपने गाना गाया, ठुकरा के मेरा प्यार, ओहो। वो मैंने बनाया नहीं, मैंने आपने गाया हाँ है। वो जी। आनंद राज आनंद जी का म्यूजिक हाँ है जी। और लिरिक्स लिखा है एक बड़े इंटरेस्टिंग IAS ऑफिसर हैं, गौरव कृष्णा बंसल, अभी भी कार्यरत हैं, वो इज स्टिल इन सर्विस। उन्होंने ये गाना लिखा, तो और इतना बड़ा हिट हो जाएगा। मैंने भी इट्स अ यूथ एंथम इन अ वे, ब्रेकअप एंथम हो गया था एक ब्रेकअप time पे। एंथम। एक बार मैं स्टूडियो से किसी बाहर निकला, स्कूटर में बच्चे गाते हुए जा रहे थे, ठुकरा के मेरा प्यार, ऐसे गाई जा रहे थे। तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगता है, उनको पता भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ यहाँ, देखो। तो उनके लिए एक छोटा सा लाइक इफ चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने, नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्या बात है, गूज बम्स हो रहे थे। थैंक यू, थैंक यू। अभी म्यूजिक इनसाइड मी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और व्हाट आर यू लुकिंग एट कि ये चीज़ ये क्या होने वाला है, और व्हाई डिड यू से यस टू इट? देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँ आगे क्या होने वाला है, बट तीन लोग हैं, मतलब चलो मैं अपने को एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक्चुअली इनफैक्ट 2 लोग हैं, रवि शीन और विनी अरोड़ा। इन 2 लोगों ने एक बहुत ही सादे तरीके से और बहुत ही ईमानदारी के थॉट्स के साथ एक चीज़ को शुरू की है, और मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये लोग आगे चलकर बहुत अच्छा संगीत करें और बहुत बड़ा लेवल बने और अच्छे अच्छे नए नए आर्टिस्ट को भी काम दें। और देखो, इनिशियली यू हैव टू गो विद द नेम्स, टू मेक योर सेल्फ, योर व्यूअर्स एंड एवरीथिंग, सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। बट एक टाइम आएगा जब ये लोग, मैं समझता हूँ पंजाब में दिल बी वन ऑफ द बिगेस्ट लेबल, एंड मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि शीन को पूरा सक्सेस मिले। शीन इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, और उनको पूरा सक्सेस मिले। म्यूज़िक इनसाइड मी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब शुरू में उन्होंने बताया था तो मुझे लगा था कि हाँ, कोई नॉर्मल लेबल है, ठीक है, सिंगर को बुलाएंगे, गवा लेंगे या जो भी करेंगे, बट इनका इकोसिस्टम ही बहुत अच्छा है, जैसे आप लोगों का है। पूरी टीम आर्टिस्टिक वैल्यूज़ रखती है, समझती है, और इतना खूबसूरत आप लोगों ने सेटअप बनाया, स्टूडियो बनाया, इतनी सारी लाइटें लगाई हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स लगाए हैं, 3 कैमरा सेटअप लगाया है आपने, और मतलब सीरियसली काम को कर रहे हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं कि चल हाँ ठीक है फ़ोन ले लिया जी, असी एक S24 अल्ट्रा ले लिया, उसके सामने ला के एक छोटा जा लाइट पा के असी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे करने वाले भी करते हैं, बिकॉज हर एक की फाइनेंशियल वो ऐसे नहीं होती है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट कहने का मतलब है कि आप लोगों ने सीरियसली किया है, आपका अलग बिजनेस है, लेकिन आपने इस चीज़ को, मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। और मैं अपने को इतना खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि आपके नए स्टूडियो में पहला आर्टिस्ट आई थिंक मैं हूँ। Yes. तो फर्स्ट एवर पॉडकास्ट इन दिस स्टूडियो। शॉट इन द स्टूडियो। It is this. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चरण जो हैं ये आपके लिए पॉजिटिव ही हों। मैं So it was meant to happen. क्रॉस्ड के बहुत अच्छा हो, और मैं तो चाहूँगा कि हम लोग इसको कंटिन्यू रखें, हर महीने कोई नए टॉपिक पर बात करें। और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर हूँ तो मुझे और किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम अ शेफ़, आई एम अ फादर, आई एम अ सिंगर तो ऑब्वियसली है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास बात करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू आर वेरी सेंसिटिव टू लाइफ इन जनरल। यस, एंड एक्सपीरियंस बहुत गेन किया है, तो मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। आप तो जब चंडीगढ़ आऊँगा डेफिनेटली आपसे मिलूंगा और बताऊंगा कि एक दिन आपके लिए रखा हुआ है मैंने। आप बताइए आज हम किस टॉपिक पे बात करें। It'll be a huge pleasure, and I think ये एक मुझे I am a part of your family now, so consider me that. And it's a big thing for us. Thank you. और वैसे इन जनरल ये सुप्रीत सिंह से मिल गया, और सुप्रीत सिंह शो की टीम से मिलके कैसा लगा आपको? सुप्रीत जी, आपका नाम जितना खूबसूरत है
और मतलब प्यारा सा प्यार, यही कह सकते हैं आपके नाम का वो। हाँ जी। सू मतलब अच्छा, loved by और all। प्रीत मतलब हाँ जी। लव्ड बाय ऑल। हाँ जी। तो योर पॉडकास्ट विल बी लव्ड बाय ऑल, द डे विल कम सून एंड यू गोइंग टू बी अ बिग नेम इन इंडिया। मैं ये दुआ करता हूँ आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा इस तरह से एसोसिएशन बना रहे और हम करते रहें, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं बोलने में बिलीव करता हूँ और मेरे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो मुझे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं बोल सकूं, बता सकूं लोगों को चीज़ें, और बड़ा मज़ा आता है। आई एम थैंकफुल कि पॉडकास्ट जैसी कोई चीज़ आई इंडिया में, और अब मुझे भी मौका मिल रहा है कि उसमें मैं कुछ बोल सकूं। तो मुझसे बुलवाते रहिएगा, वो हम आपको बुलाते रहेंगे। बुलाते रहिएगा और बुलवाते रहिएगा। ये एक नई जोड़ी बनेगी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल।